हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स एजुकेशन। ओके, इसके यूनिट 1, 2, 3 और 4 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो डोंट वरी। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट। ठीक है, यूनिट 5। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। ओके, इससे एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, वो है लेसन प्लान कि लेसन प्लान बनाओ मैथ्स का, 8 नंबर का आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आज यूनिट 5 है, इसका नाम है क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना। ओके, सबसे पहला टॉपिक है माइक्रो लेसन प्लानिंग। देखो, आप जब डीएलएड में आए होंगे आपको सबसे पहले इसी टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा कि माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है, ये लेसन प्लानिंग क्या होता है। देखो, लेसन प्लानिंग तो यानी किसी भी लेसन को डिलीवर करना है, क्लासरूम में पढ़ाना है किसी भी चैप्टर को, किसी लेसन को, तो इसको डिलीवर करने से पहले का जो हम एक प्लान बनाते हैं ना, उसी प्लान को कहते हैं लेसन प्लानिंग। कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या, टूल्स क्या, टीएलएम क्या यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, होमवर्क क्या जाएगा और बच्चे लेसन खत्म होगा क्या सीख पाएंगे, क्या नहीं सीख पाएंगे, किस क्लास का है, टाइमिंग, डेट, सब कुछ अच्छे से लिखना, नोट डाउन करना, उसे कहते हैं लेसन प्लानिंग। और माइक्रो लेसन प्लान का मतलब होता है कि माइक्रो छोटा सा लेसन प्लान जो कि फोकस करता है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे, या सिर्फ एक हमारे टीचिंग मेथड पे, या फिर सिर्फ एक स्किल पे। देखो, आप सभी ने जाना होगा लेसन प्लानिंग करते समय हमें बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, तो पहले आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाना है इंट्रोडक्शन में, छोटा सा कि इंट्रोड्यूस कैसे करोगे आप, क्लास में कैसे एंटर करोगे, पहले 2 क्वेश्चन क्या होगा, फिर आप क्या क्या करोगे। ठीक है, एक और आता है हमारा स्किल माइक्रो लेसन प्लान में कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन का स्किल, उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद होता है हमारा क्वेश्चन प्रोबिंग स्किल्स, राइट, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ के बच्चों से आंसर निकलवाने होते हैं और एट द एंड राइट आंसर पुट ऑन करना होता है। बच्चों को पता नहीं चलता कि राइट आंसर निकल भी गया। ठीक है, उस स्किल को कहते हैं हम क्वेश्चन प्रोबिंग स्किल। ठीक है, साथ ही में आपको बहुत सारी इसमें स्किल्स डेवलप करनी होती है। ओके, तो जब लास्ट में क्या होता है, जब अभी 4-5 स्किल्स होते हैं, इन पे जब आप अच्छे से कमांड कर लेते हो, उसके बाद आपको एक कंप्लीट बड़ा सा लेसन प्लान बनाना होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि हम सबसे पहले माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल पे। ठीक है, जिसके लिमिटेड टाइम लाइन होती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर इसको आपको कंप्लीट कर देना, बिकॉज हमारा जो फुल लेसन होता है वो तो 40 से 50 मिनट का होता है ना। ठीक है, तो इसलिए ओके, समझ में आ गया, आप सभी ने किया होगा। तो अगर कहीं भी इंट्रोडक्शन की बात आई तो आप ऐसे समझा देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स क्या है। देखो, ये माइक्रो लेसन प्लान जो होता है वो 1 टॉपिक पे होता है, एक छोटा सा टॉपिक लोगे। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है या इंट्रोड्यूस करना है या ये वाली स्किल डेवलप करनी है। ठीक है, सिंपल होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है, समझा भी दिया जाता है। और वहाँ पे आपके टीचर्स, एग्जामिनर्स बैठे रहते हैं, आपके प्रोफेसर, और वो आपको एज अ क्या देखते हैं, स्टूडेंट की तरह देखते हैं कि अच्छा आप अभी सीख रहे हो। तो वो कुछ उनके पास पेजेस रहते हैं, उसमें वो अपना रिमार्क देते हैं, अपनी रिव्यूज़ बताते हैं, और साथ ही में आपके जो पीयर ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ाते हो लाइव। ठीक है, या फिर आप कोई भी चैप्टर डिलीवर कर रहे हो तो उस दौरान भी आपको बताया जाता है। ये बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस है, टीचिंग स्किल्स बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी लिखा है एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चनिंग स्किल्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप टीचर हो, आपने एडिशन का पढ़ाया, 2 डिजिट एडिशन। ठीक है, विदाउट कैरिंग नहीं करना, भी बच्चों को कैरी नहीं सिखाना। अब यार सिंपल से प्लस प्लस कर दो। ठीक है, कैरी के बाद में आता है ना 7 मिनट में आपने कार्ड के यूज़ से, नंबर कार्ड है ना, उसके यूज़ से बच्चों को सिखा दिया। फिर टीचर्स आपको पीओ बता दें कि आपने कैसा पढ़ाया है यार, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स। अब आता है कंप्लीट लेसन प्लान की, बड़ा सा जो फुल्ली 3-4 पन्नों का होता है लेसन प्लान, 45 मिनट्स का होता है। वो कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, देखो, लेसन प्लान क्या होता है, रोड मैप होता है फॉर टीचिंग। अगर आपको पढ़ाना है, देखो हम जब कोई भी बिजनेसमैन होता है, बिजनेस करते हैं, हम जब 10th-12th में थे, हम पढ़ते थे, एक रोड मैप बनाते थे ना कि आज इतने घंटे पढ़ेंगे, 2 महीने बाद इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और 3 महीने बाद हमें ब्रेक की छुट्टी मिलेगी, तो 1 महीने में सारे हम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक रोड मैप तो लेसन प्लान में हमें इसलिए मदद करता है टीचिंग में भी एक रोड मैप चाहिए ना, तो इसलिए लेसन प्लान बहुत जरूरी है। ओके, इट इंक्लूड्स व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू असेस लर्निंग। इसमें है कि हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, और जो लर्निंग है, जो ज्ञान है, वो बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, तो मेनली हमें लेसन प्लान में ये सब सीखने को मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास की एलिमेंट्स ऑफ अ मैथ्स लेसन प्लान। देखो, सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके भी कुछ एलिमेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है, आप कह सकते हो। ओके, तो इसके हैं जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको ये लिखना ही होगा कि ये लेसन डिलीवर करने के बाद बच्चे जब ये 40-50 मिनट का जो क्लास लेंगे, इसके अंदर
क्लास खत्म होने के बाद बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे, तो वो होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की ये सीख जाएंगे बच्चे। जैसे मैंने एडिशन का पढ़ा है तो उसमें बच्चे एडिशन करना सीख जाएंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करना सीख जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, बच्चे की कोलैबोरेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, ग्रुप एक्टिविटी करना सीखेंगे बच्चे। बच्चा जो नहीं बोलता है या थोड़ा कम बोलता है वो उससे आप एक अच्छी स्पीकिंग स्किल निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये सब आप छोटे बच्चे को ये सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ डाल सकते हो, ओके। ये भी लिख सकते हो गुड बिहेवियर सीखेंगे, ओके। क्योंकि क्लास में आपने बोला ना कि बच्चों ऐसे नहीं करते, एक एक करके करो, तो आप गुड बिहेवियर सिखा रहे हो। आप बोलो कि बच्चों ऐसे चिल्लाओ मत, हाथ उठाओ, या फिर बोलो मैम मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर उनके डेस्क पे आपने एक नंबर कार्ड रख दिया तो वो नंबर कार्ड उठा रहे हैं, अच्छा आपने बोला अच्छा कि कार्ड नंबर दिस या रोल नंबर दिस, तो एक मैनर सीख रहा है बच्चा, डिसिप्लिन सीख रहा है, ठीक है, ओके। ये बस आइडिया आप ऐसे भी करवा सकते हो। तो हाँ, उसके बाद है एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इसमें हमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करना है, इसमें हमें लेसन प्लान में ये भी लिखना होगा कि टीचिंग एड्स क्या है, चार्ट्स है, टीएलएम है, या फिर आप स्कूल्स के गार्डन में कुछ करके बच्चों को दिखा रहे हो या उन्हें ले जा रहे हो किसी ट्रिप पे, छोटे से फील्ड ट्रिप पे, तो ये भी बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, कि आप उनके प्रीवियस नॉलेज से लिंक करते क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चों आपने ये कभी देखा है, कभी आपने पानी देखा, पानी से बनी हुई चीज़ें देखी, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, पानी से बर्फ भी होता है, लिक्विड भी होता है, कि गैस भी होता है। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करोगे स्टार्टिंग में, तो वो आपको लिखना होगा। उसके बाद पूरा प्रेजेंटेशन जाएगा, क्या क्या एक्टिविटी कराओगे, क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या आप मेथड्स स्ट्रेटेजीज यूज करोगे, वो सब लिखना होता है, ठीक है। और एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें है आपको एक प्रैक्टिस ड्रिल जैसी एक्टिविटीज़ या असेसमेंट, और हमारा ओरल रिटन असेसमेंट आपने लिया वो सब लिखना होता है। और साथ में लगाना भी होता है कि अगर आपने कोई रिटन असेसमेंट क्वेश्चंस के तैयार किए ना, तो उसका एक पन्ना प्रिंट करके लगा दो, या वो लिख दो कि ये क्वेश्चंस थे, ये मैंने बच्चों को दिए थे ब्लैक बोर्ड पर, तो ये भी लिखा जाता है, ओके। क्योंकि हमारा वो सेक्शन होता है ना कि बोर्ड पे क्या किया, तो उसमें मैं आपको अभी आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगी जो हमारी बुक में भी दिया गया है कि कैसे मैथ्स का लेसन प्लान होता है। अगर क्वेश्चन आए और आप बनाना चाहो तो आप बना के आ सकते हो, आपको 8 नंबर से जितना अच्छा आपने बनाया वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लिख देते हैं कंक्लूजन क्या था, फीडबैक क्या था, होमवर्क हमने बच्चों को क्या दिया, समझ आएगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने टॉपिक लिख दिया फ्रैक्शन का, उसमें ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फ्रैक्शन कैसे होता है, कंपैरिजन दो चीज़ों में कैसे कर सकते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल आपके टीएलएम का, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जूम करके देख लो। ये लेसन प्लान है जैसे, ठीक है, 2-3 थे तो इसलिए 1 लिखा है यहाँ पे लेसन प्लान। ऐसे नाम वगैरह, आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियर, आपने टीचिंग एड क्या यूज़ किया, प्रीवियस नॉलेज से कैसे किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। दूसरे पे आप पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे कैसे करा रहे हो, क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो। मैं तो अपने मैथ्स एक्टिविटी लिख देगी कि आपने सबसे पहले कंसेप्ट बताया कि सेंटीमीटर क्या होता है, इंच क्या होता है, स्केल दिखाया, सब अच्छे से आपको लिखना होता है लेसन प्लान में, ताकि आप वहाँ पे भूलो ना, ठीक है। आप जैसे कोई भी एग्जाम्स देते हो तो क्या करते हो, अच्छे से लिख लेते हो नोट्स की, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर मैं ये लिखूँगा, फिर मैं ये डायग्राम बना दूंगा, फिर मैं ये फ्लो चार्ट बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये लेसन प्लान वैसे होता है कि आप सब कुछ लिखते हो कि मैं ये करता हूँ, वो कर दूंगा, फिर ये करूँगा, ठीक है। आगे आप ऐसे करोगे, ठीक है। आप फिर बच्चों को प्रैक्टिस करवाओगे, तो देखिए देखो हम अब सेंटीमीटर करके देखते हैं, स्केल्स नाप के देखते हैं कि रबर की सेंटीमीटर क्या है, पेंसिल की, चौक की, डस्टर की, ठीक है। तो बच्चे बहुत इंगेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसका रिलेशनशिप बता दोगे मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। बहुत बड़ा ये लेसन प्लान बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी भी अपने स्टाइल से होगा ना लेसन प्लान, तो बस ये याद रखना कि हेडिंग मत तो खराब करना। लाइक अगर पहले सबसे पहले अगर लिखा है ना जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ही पहले होंगे, आप पहले ये ब्लैक बोर्ड के वर्क नहीं दिखा सकते। और ये है ब्लैक बोर्ड वर्क, लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड वर्क, और ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, ये जो नोट्स की पीपीटी है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ओके। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, ओके। तो ये हमने लास्ट में इसको एंड कर दिया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड का वर्क दे दिया, उसके बाद एक छोटा सा हमने बता दिया कि हाँ बच्चे ये होमवर्क करना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ मेथड या स्ट्रेटेजी टू टीच इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम। अब इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको कौन कौन से मेथड्स और स्ट्रेटेजीज सिलेक्ट करने चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही ये है कि सभी बच्चे एक साथ, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, अच्छा एक नॉर्मल बच्चा, हेल्दी बच्चा हो, या फिर कोई भी डिसेबल बच्चा जिसको कोई भी हाथ पैर में दिक्कत हो, या कोई भी डिसऑर्डर हो, मेंटली वो स्टेबल ना हो, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी, चाहे वो गिफ्टेड हो चाहे वो नॉर्मल हो, सब बच्चे एक ही क्लासरूम में, इसको कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ स्ट्रेटेजीज या कुछ हमारे कॉमन जितने भी हैं मेथड्स। देखो सबसे पहले तो इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ऑल लर्नर्स आर इंक्लूडेड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमारे स्पेशल बच्चों के साथ सारे बच्चों को हमने इंक्लूड कर दिया है। स्पेशल बच्चे जिनके चाहे वो ठीक से देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, या उनको कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, एडीएचडी है, कुछ भी है,
ठीक है। तो हाउ टू चूज टीचिंग मैथड, ये है कि हम टीचिंग मैथड कैसा चूज करेंगे। देखो, चूज एक्टिविटी बेस्ड मैथड टू एंगेज ऑल। एक्टिविटी बेस्ड है ना, सब बच्चे एक्टिविटी करके अगर सीखेंगे तो बहुत अच्छे सीख पाएंगे और सभी बच्चे उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड मैथड ही आपको चूज करना चाहिए। आपको यूज करना चाहिए विजुअल एड्स, ठीक है, यानी कि बच्चा कुछ देख के सीख रहा है। स्मार्ट बोर्ड होता है ये, वहाँ पे आपने कुछ स्टोरी लगा दी, कुछ फ्लैश कार्ड वहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, कुछ पीपीटी वगैरह, ठीक है, या कुछ छोटी सी वीडियो दिखा दी जिसमें बहुत नॉलेजेबल है, कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये सब, ठीक है। और साथ ही में आपको उनके दोस्तों को भी साथ में मिलाकर जोड़कर ग्रुप एक्टिविटी कराना है, पीयर लर्निंग करवाना चाहिए, ताकि एक दूसरे से बच्चे जाने पहचाने और उनके अंदर जो झिझक है या जो सोचते हैं कि ये हमसे अलग है, वो सब जैसी भावना है वो सब खत्म हो, ठीक है। और आपको अपना टीचिंग स्टाइल थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए और साथ ही में ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप फटाफट मेथड या स्ट्रेटेजी को चेंज कर पाए और उसे अडेप्ट कर पाए, ठीक है। तो ऐसा ही हमें मेथड चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मान लो आपने कोई भी बच्चा है जो थोड़ा ठीक से देख नहीं पाता, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है, तो यूज़ क्या करना है, हमारे टेक्निकल मटेरियल्स हमारे होते हैं, लाइक 3D शेप कुछ होते हैं या सैंड ट्रैक, जिसको वो फील करके सीख सके, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं और टूल्स आते हैं, समझिए आप, ओके। उसके बाद है हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, कि क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है हम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना, क्यों करना मैथमेटिक्स, क्यों करवाना मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो, इसमें है वाई प्रैक्टिस मैटर। देखो, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि स्पीड बने, फ्लुएंसी बने, फटाफट बच्चा भी और आप भी फटाफट कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है, बिना कॉपी पेन लिए कैरी किए आपने फटाफट अपने ऐसे ही चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसकी अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा ना, तो इसलिए ज़रूरी है मैथ्स की प्रैक्टिस, ये नीड है, ये इंपॉर्टेंस है कि हमें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क पे ध्यान ज़्यादा देना है, बार बार रिपीटेशन करना है, ठीक है। डेवलप्स एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। आप बार बार गलत करोगे तो एक समय आएगा जब आप सीख जाओगे, कोई टेबल आपसे याद नहीं हो रहा, आप और गलत बोल दे रहे हो 6 या 7th पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, बार बार उसको रिपीट करो, याद करो, तो बच्चा भी क्या करेगा, एक टाइम पे एक्यूरेट हो जाएगा, उसे याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये इतना होता है, इतना होता है, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। हेल्प्स अप्लाई कंसेप्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने लगेगा। अगर उसके पास 4 टॉफी है वो और वो चारों की चारों टॉफी अगर 5 रुपए की है तो वो मल्टीप्लाई कर लेगा ना, उसको कंसेप्ट याद है, समझ में आता है, उसने प्रैक्टिस की है, फ्लुएंसी भी है, एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, तो फटाक से वो मल्टीप्लाई कर लेगा, आंसर निकालेगा, पैसे दे देगा और जितने बचेंगे पैसे को माइनस करके वापस ले लेगा। तो रियल लाइफ में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हमें मैथ्स की प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नीड है कि मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही में सबसे बड़ी बात, फियर को रिड्यूस करेगा। आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस डेली करते जाओगे ना, उस चीज़ का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, आपको एक भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये तो मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है। तो इनहेंस आपकी मेमोरी भी इनहेंस करता है मैथमेटिक्स, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस, कैसे कैसे प्रैक्टिस हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ओरली हो सकती है, आपने बार बार रिपीट किया, बोला, ठीक है, टेबल्स को, नंबर फैक्ट्स को, ठीक है, टेबल्स है बच्चे रिपीट करते हैं ना अपने, और साथ ही में रिटर्न वर्कशीट्स। देखो, अगर बच्चे रिटर्न वर्कशीट्स पे काम करेंगे, आप उनको कुछ रिटर्न वर्कशीट दे दो जिसमें लिखा है कि ऑड नंबर को सर्कल करें, इवन नंबर को कलर करें, ऐसे वर्कशीट डिजाइन होते हैं ना बच्चों के लिए, आपने नहीं देखा तो गूगल करके देख लेना, नहीं तो मैं भी दिखा दूंगी ऐसे, ठीक है। तो वर्कशीट्स होता है, साथ में मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ एक बिल्कुल ही कैलकुलेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डिवाइड करना है इसको इससे, देन मल्टीप्लाई करना है, वो वाले क्वेश्चंस कंप्लीटली हमारे मेंटल मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। और पीयर क्यूज, आप सारे बच्चे बैठे हैं, अब आपने कहा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी बना दीजिए, जैसे हम क्लास, अब आप बोल रहे हो कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिस ग्रुप को आता है वो हैंड रेज करेगा या फिर आप एक एक पूछेंगे, फिर उनका नंबर था, तो इससे क्या प्रैक्टिस होगी, पीयर क्यूज आपने MCQ वगैरह कुछ ले लिया बच्चों का, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE इन मैथमेटिक्स। देखो, CCE हर जगह, जो मैथमेटिक्स में भी है, हिंदी भी, इंग्लिश, साइंस, SST सब में आपको मिलेगा CCE बोला गया है, दिया गया है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे एजुकेशन, जो हमारे NCF में भी लिखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा है कि बच्चों का कंटिन्यूअसली रेगुलर बेस पे, ठीक है, क्या करना है, उनको असेस करना है, कैसे उनकी समझदारी को, कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है। तो इसलिए कहता कहा जाता है कि रोज डेली आपको क्लासरूम में बच्चों को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है और असेस करते रहना है। ये नहीं कि आपने साल के एंड में एक बड़ा सा पेपर ले लिया, उससे असेस कर लिया, हाँ बच्चे को इतना आता है, इतना नहीं आता, नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब डेली, हर वक्त आपको असेस करते रहना है बच्चों की समझ को, समझदारी को। और ये सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं कि भाई कॉम्प्रिहेंशन के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स, समझ रहे हो, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, इसके ना आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे, आप फिजिकली कैसे हो, मेंटली कैसे हो, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसी है, समझ लो, हर एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि ऑन गोइंग प्लस होलिस्टिक असेसमेंट कहा गया है, CCE को फोकस किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ही नहीं किया गया, हमारे यहाँ पे सिर्फ करिकुलम चीज़ों पे ही फोकस नहीं किया गया, यहाँ पे हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया गया, यहाँ पे हमें को स्कॉलस्टिक ग्रोथ पे भी फोकस किया गया है। ओके, समझ आ गया आपको?
ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमें देखना है की फीचर्स क्या है, ये सीसीई के की फीचर्स क्या है। देखो सीसीई में है इवैल्यूएशन ड्यूरिंग टीचिंग। अगर आप टीचिंग के दौरान इवैल्यूएट, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही आप छोटा सा टेस्ट ले रहे हो, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा, आपने सबसे पूछ लिया चलो इसकी मीनिंग बताओ, मैंने भी बताया था ना, तुम बताओ, ठीक है, तो उसका नाम जैसा रख लो राहुल, तुम बताओ, ठीक है, तो आपने फिर एक कॉपी में साइड में लिख लिया कि हाँ राहुल ने ये सीख लिया, फिर ऐसे करके कुछ और से पूछे तो पूरा आपने क्या कर लिया, एक असेसमेंट कर लिया ना। तो इस असेसमेंट को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओके, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, और यही कहा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ही अच्छा असेसमेंट है। दूसरा है इवैल्यूएशन आफ्टर कंप्लीशन। आपने अब 2-3 महीने खत्म हो गए तो आपने एक टर्म वाइज टेस्ट ले लिया पूरा, ठीक है, 4-5 चैप्टर का, तो इसको क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट। ये इतना अच्छा नहीं है पर चलो ये होता है अभी, ओके। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट मेथड है ना, आप देख के पता चला अच्छा इस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, इसने मेरे क्वेश्चन का ठीक से जवाब नहीं दिया तो इसलिए होगी, कोई बात नहीं। या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है दूसरों की, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स से भी आप जान सकते हो, उसमें अच्छी सी में कहा भी गया ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। बच्चों को एटीट्यूड टुवर्ड्स की, एटीट्यूड का मतलब होता है आपका जानने का, समझने का, चीज़ों को देखने का नजरिया, ठीक है। जिसको भी थोड़ी कंफ्यूजन हो कि एटीट्यूड क्या होता है, तो एटीट्यूड होता है आपका किसी भी चीज़ों को देखने का नजरिया, नजरिया को एटीट्यूड कहते हैं। बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, वो चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहा है, नेगेटिवली देख रहा है, या उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये भी आप देखते हो सीसी में। आप पार्टिसिपेशन देखते हो कि सब बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं चीज़ों में, कोई बच्चा आइसोलेट तो नहीं, कहीं दूर तो नहीं बैठा, या कोई उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम दे, कुछ भी, ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी। यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ और क्लास टेस्ट इसमें बहुत सारी होते हैं, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, ठीक है, और साथ ही हमारे प्रोजेक्ट्स भी हम बच्चों को देते हैं ताकि वो अच्छे से सीख पाए, समझ पाए, ओके। तो यहाँ हमने पढ़ लिया फीचर्स। तो सीसीई के कुछ टूल्स भी हैं, ठीक है, जैसे रूब्रिक्स बना लिए, ठीक है। रूब्रिक्स के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी, इस टॉपिक में नॉलेज कितनी होगी, ठीक है, वो सब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बना लिया, एनेक्डोटल में उनके जैसे स्पेसिफिक कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं कि बच्चे ने इस तरह ग्रोथ की, या ये बच्चे के साथ सिचुएशन पहले थी इसलिए मेंटली थोड़ा सा ऐसा है, तो ये एनेक्डोटल रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। और वर्कशीट्स बना ली हमने, ओके। वर्कशीट यानी कुछ छोटा सा क्वेश्चन पेपर टाइप जिसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, ड्राइंग भी है थोड़ी सी उसके अंदर करनी होगी, और कलरिंग भी है, ठीक है। तो उसमें बच्चे सिर्फ मैथ नहीं कर रहा, उसको बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है, और साथ में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। ग्रुप टास्क वगैरह करा लिए, तो ये टूल है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। साथ में क्या हो सकता है, आपने रेटिंग स्केल्स दे दिए बच्चों को कि जो बच्चा ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा उसको मैं रेटिंग स्केल दूंगा 5 स्टार के अंदर, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए उसको 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार ऐसा आप दे सकते हो, ठीक है। और ग्रेडिंग सिस्टम भी रख सकते हो, जिस बच्चे के पूरे महीने जो बच्चा बहुत अच्छा मैथ्स में कर उसको A+, A, B+, ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी टूल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, टूल है, ओके। और ऑब्जर्वेशन मेथड भी एक टूल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स। क्या होता है ये डायग्नोस्टिक और अचीवमेंट टेस्ट? देखो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट देखो कंडक्टेड व्हेन स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद अ टॉपिक, बच्चों को इस टॉपिक समझ नहीं आ रहा या वो गलत कर दे रहा बार बार, तब डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग दिस डिफिकल्टीज। देखो अगर किसी चीज़ में बच्चों को दिक्कत आ रही है, अब आपको समझ नहीं आता, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जब आप कंडक्ट करोगे बच्चा वो टेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा अच्छा बच्चे को कैलकुलेशन में या फिर प्लस माइनस में बच्चे को कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं आता, कैरी करना ही नहीं आ रहा, इसलिए बच्चे का आंसर गलत हो रहा है, तो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगाया, ठीक है। यूज टू प्लान रेमेडियल टीचिंग, और जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाओगे, कंडक्ट करवाओगे, बच्चा टेस्ट देगा, फिर आपको लास्ट में पता चलेगा अच्छा कारण क्या है, रीजन क्या है, फिर आप उसे क्या दोगे, रेमेडियल टीचिंग दोगे या रेमेडी दोगे, ठीक है। कि इस तरीके एक्स्ट्रा क्लास दे दिया आपने उसको, थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन दे दी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए, कुछ एक्टिविटीज़ करवा दिए, या कुछ दोस्त मैं ऐसा बता आपने उसके जिम्मेदारी दे दी कि तुम जरा इसकी हेल्प कर दो, तो ये आप रेमेडी दे रहे हो ताकि उसको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए, और उसमें वो परेशानी ना क्रिएट करे, वो चीज़ आ जाए, ठीक है। एग्जांपल है, इफ़ एनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग टीचर गिव अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। वही बात है कि बच्चा बोरिंग लेने में यानी कि कैरी फॉरवर्ड करने में नंबर्स को मिस्टेक कर रहा है, ओके। तो टीचर उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट देती है, उससे पता चलता है कि आखिर कहाँ दिक्कत है, और उस टेस्ट की वजह से बच्चे को हेल्प भी मिलती है, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है दिक्कत क्या है। दिक्कत तो इसमें नहीं है कि टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, इसमें है कि उसको एक कंसेप्ट ही वो भूल चुका है कि अच्छा ये कंसेप्ट भी तो पढ़ाया था कुछ समय पहले, ठीक है, ओके। अब है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट से। ये अचीवमेंट टेस्ट यानी कंडक्टेड टू मेजर व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड। ये अचीवमेंट टेस्ट हमें कंडक्ट करवाया जाता है ये देखने के लिए बच्चे ने कितना सीखा, कितने हद तक सीखा, ठीक है, बच्चा कितने आ गया है। यूजुअली आफ्टर यूनिट और टर्म, किसी आपने 2-3 चैप्टर्स करवा दिया, अब आप एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हो ताकि बच्चों को याद है कि नहीं, कितना याद है आपको पता चल पाए, ठीक है, जस्ट पता चल पाए, ओके स्मैरा। तो आप इसमें रिटन टेस्ट भी ले सकते हो, ओरल क्विज भी ले सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट भी दे सकते हो कि आप सबको ये वाला प्रोजेक्ट करके आना है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यही है कि एंड में जो टर्म वाइज टेस्ट हो रहा है, कहीं भी किसी टर्म के एंड में 3 महीने पे जो होता है ना टर्म वाइज टेस्ट, तो वैसे ही कुछ हो रहा है, ठीक है, कि असेस द मास्टरी ऑफ क्लास टॉपिक की जितना भी तो टॉपिक्स उसमें बच्चे की मास्टरी हुई कि नहीं हुई, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि
ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि एक बार बता देती हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, यहाँ क्या लिखा है, व्हेन स्टूडेंट स्ट्रगल विद द टॉपिक, किसी टॉपिक से बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना, और आइडेंटिफाई करना है कि आखिर डिफिकल्टी आ कहाँ रही है, तब ये किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी जैसे ना डायग्नोस कर रहे हो आप, पता लगा रहे हो कि बीमारी है कहाँ, तो होता है ना एक्सरे वगैरह शरीर में कि अच्छा बीमारी है, आपने बोला कि डॉक्टर यहाँ दिक्कत हो रही है, ये चीज नहीं हो रहा, बच्चा के बोला मैम ये दिक्कत हो रही है, आंसर सही नहीं हो रहा, फिर आप करते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट की, फिर क्या करते हो डॉक्टर एक्सरे की दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर आपको पता चला अच्छा बच्चे को ये चीज पता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बच्चा भूल गया, ये करना है, ये गलत कर रहा है, पता चल रहा है, तो डॉक्टर को पता चल गया अच्छा आपकी बोन में थोड़ा सा क्रैक है, इसमें ये कर लो, तो डॉक्टर क्या करता है, रेमेडी देता है, तो हम भी क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे। ये टर्म याद रखना, रेमेडियल टीचिंग, यही यूज करना पेपर में भी कहीं भी, कि अगर टीचर हेल्प करता है ना किसी चीज में बच्चों को, तो उसे रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। यानी कोई प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके जब टीचर उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हेल्प करता है तो उसको रेमेडियल टीचिंग है। समझ आ गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट में बच्चों ने कितना अचीव किया अभी तक, अभी 2-3 महीने में बच्चों ने कितना सीखा, कितना जाना, तो हर पूरी क्लास के बच्चों का होता है। ओके, पूरी क्लास के बच्चे का टेस्ट ले लेते हैं और फिर पता करते हैं कि अच्छा इस बच्चे के मार्क्स कम आए, तो फिर उस बच्चे का हम कर सकते हैं कि अच्छा बच्चे तुम्हारे मार्क्स कम आए, फिर आप ध्यान देते हो उस पर थोड़ा सा, फिर आप देखते हो कि थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट गलत करता है, फिर उसका आप कर सकते हो डायग्नोस्टिक टेस्ट। समझ रहे हो? क्लियर सबको क्लियर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है यूनिट 5। तो हमारे डीलेट फर्स्ट ईयर का मैथ्स के सभी यूनिट्स हो चुके हैं और सभी यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहे। आई होप आपको सभी यूनिट अच्छे समझ में आ गए हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी ना वो पिन कमेंट में आप देखना, वहाँ पे एक ग्रुप का लिंक है, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, मैसेज कर बिंदास मैसेज कर देना कि मैम ये प्रॉब्लम है, या आप ये या सजेशन देना कि आपको ये क्वेश्चन ये सब्जेक्ट करना चाहिए, ये करवाना चाहिए, तो नेक्स्ट पूरी कोशिश करूंगी मैं उसी पे कराऊँ। ओके, तो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं। अपना रिव्यू भी दे देना मुझे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।